नमस्कार साथियों, मैं सर खान स्वागत करता हूं जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉप 25 एमसीक्यू दूसरा वीडियो है 25 एमसीक्यू का, इसलिए 0.2 डाला है। ठीक है साथियों, देखना ना भूलें। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों, संविधान का कौन सा भाग जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है निम्नलिखित में से? तो कौन है? ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाग एक्स आई यानी कि में केंद्र और राज्यों के बीच विधायिक तथा प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। यह संघीय ढांचे का आधार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या हमारा साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, भारत में द्विसदनीय संसद का क्या अर्थ है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत में द्विसंसदीय का क्या अर्थ है निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन सी यानी कि दो सदन है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो सदन है। ठीक है, तो दो सदनीय संसद का अर्थ है सदन के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इसके विधायी प्रक्रिया अधिक संतुलित और प्रभावी बनाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लोकसभा में धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है निम्नलिखित में से? तो साथियों, लोकसभा में धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है साथियों? तो लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो धन विधेयक के रूप में किसी विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, ध्यान दीजिएगा, भारत की संघीय व्यवस्था का आधार क्या है निम्नलिखित में से? भारत की संघीय व्यवस्था का आधार क्या है निम्नलिखित में से? तो संविधान की सर्वोच्चता क्या है? उपर्युक्त में से सभी। भारत की जो संघीय व्यवस्था है साथियों, वो क्या है, क्या आधार है निम्नलिखित में से? तो उपर्युक्त में से सभी, यानी कि लिखित संविधान है हमारा भारत का, और शक्तियों का विभाजन है, और संविधान की सर्वोच्चता है, उपर्युक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। तो भारत की संघीय व्यवस्था लिखित संविधान है, केंद्र राज्य शक्तियों के विभाजन है, और संविधान की सर्वोच्च पर आधारित है। ठीक है, संविधान से बड़ा कोई भी अधिकार इसमें नहीं है, मतलब कोई भी नियम नहीं है, सिर्फ संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा साथियों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है निम्नलिखित में से? तो साथियों, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सॉरी, उपराष्ट्रपति नहीं है यहाँ पर, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव है वो कौन कराता है? तो राज्यसभा के सदस्य। कौन कराते हैं? राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में उपसभापति का चुनाव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? राज्यसभा सदस्य अपने बीच के उपसभापति का चुनाव करते हैं, याद रखिएगा। साथियों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो राज्यसभा के जो उपसभापति का जो चुनाव होता है साथियों, वो कौन कराता है? तो राज्यसभा के सदस्य अपनी ही बीच से उपसभापति का चुनाव कराते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा गया है? तो साथियों, संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? तो संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो साथियों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के उद्देश्य और आदर्शों को स्पष्ट कराती है। ठीक है,
संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के उद्देश्य और आदर्शों को स्पष्ट कराती है। ठीक है, क्या कराती है? उद्देश्य और आदर्शों को स्पष्ट कराती है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या पूछ रहा है, ध्यान दें। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन कराता है निम्नलिखित में से? तो साथियों, राष्ट्रपति चुनाव के संबंधित विवादों का निपटारा कौन कराता है निम्नलिखित में से? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन कराता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के एवं उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े सभी विवादों का जो निपटारा करता है तो कौन कराता है? सर्वोच्च न्यायालय कराता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है दिलाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों, संसद सदस्यों में शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति दिलाते हैं। संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है साथियों? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों, संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारतीय संविधान में संशोधन की जो शक्ति है किसे प्राप्त है साथियों? तो संसद को है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन की जो शक्ति है किसे प्राप्त है? तो संसद को है। ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त है। क्या है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 368 किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 368। याद रखिएगा, संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन संविधान की शक्ति है? तो 368। इसे अनुच्छेद को याद रखिएगा, अनुच्छेद है ये। ठीक है, 368 अनुच्छेद है, याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है निम्नलिखित में से? तो साथियों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। किसको कहा गया है? अनुच्छेद 32, यानी कि ऑप्शन डी को संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 को, किसको? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है, चलिए समझिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 332 को संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे साथियों? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आधुनिक भारत के निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं, वहीं आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो संविधान सभा की कुल बैठकों यानी कि समिति की संख्या कितनी है निम्नलिखित में से? तो संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या कितनी है निम्नलिखित में से? तो साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? ऑप्शन सी, यानी कि 165
हैं। कितनी है? 165। संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या कितनी थी निम्नलिखित में से? तो 165 थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की कुल 165 बैठक हुई, जबकि सत्रों की संख्या 11 थी। यह अंतर साथियों यह अंतर हमेशा एसएससी जीडी परीक्षा में बार बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। संविधान सभा की जो कुल बैठक है वो कितनी संख्या कितनी थी? तो 165 थी, याद रखिएगा। 165 हुई, जबकि सत्रों की संख्या 11 थी। ठीक है, सत्रों की अगर बात की जाए तो 11 थी। यह अंतर हमेशा एसएससी एग्जाम पूछता है, अक्सर रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है निम्नलिखित में से? तो साथियों वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो कितनी है साथियों? 11 है। ठीक है, याद रखिएगा कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से? 46वें, याद रखिएगा, 46वें अनुसंधान संशोधन द्वारा, ठीक है, बढ़ाकर 11 कर दिए, बढ़ाकर 11 कर दिए, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है निम्नलिखित में से? तो किसके समान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया समान होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है निम्नलिखित में से? तो साथियों ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितना होता है साथियों? तो 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल, याद रखिएगा। तो साथियों 76वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? तो 76वें, यानी कि याद रखिएगा 76वें अनुच्छेद, ठीक है, याद रखें। 76वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का हो गया, याद रखिएगा, 5 वर्ष का हो गया। ठीक है, कौन से संविधान अनुच्छेद के कारण? तो 373 संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। एसएससी जीडी परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है, हमेशा ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दें साथियों। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो साथियों वित्तीय जो आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो साथियों 360 में है। कौन से में है? 360 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 360 में है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षा में आपकी। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है जिसका प्रयोग अब तक नहीं हुआ है। यानी कि वित्तीय जो आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में है? तो 360 अनुच्छेद में है। कौन से अनुच्छेद में है? 360, याद रखिएगा, 360 अनुच्छेद में है, याद रखें। ठीक है, तो यह अनुच्छेद जो है वो किस में उपयोग किया जाता है, मतलब कब किया जाता है? तो आपातकाल, वित्तीय आपातकाल में। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है जिसका प्रयोग अब तक नहीं हुआ है। अभी तक भारत में इसका उपयोग मतलब प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब तक नहीं हुआ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें साथियों। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया निम्नलिखित में से? साथियों भारतीय जो संविधान है उसका जो प्रारूप है किसने तैयार किया था? तो प्रारूप समिति ने। किसने? प्रारूप समिति ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रारूप समिति ने। भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया? प्रारूप समिति ने। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान का प्रारूप समिति ने तैयार किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ध्यान दें साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है निम्नलिखित में से? संसद का जो सत्र है बुलाने की शक्ति किसके पास है साथियों? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद का जो सत्र बुलाने की शक्ति है वो किसके पास है साथियों? तो राष्ट्रपति के पास है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने की स्थगित करने और लोकसभा भंग करने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने या स्थगित करने और लोकसभा भंग करने की शक्ति रखता है। कौन रखता है? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है साथियों? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दें साथियों। भारत को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, भारत को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? तो केंद्र अधिक शक्तिशाली है। क्यों कहा जाता है? केंद्र अधिक शक्तिशाली है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत को अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है? तो केंद्र अधिक शक्तिशाली है, यानी कि भारत में संघीय ढांचा है परंतु केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है। किसको अधिक शक्ति है? तो केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त है राज्य सरकार के से ज़्यादा। ठीक है, राज्य सरकार को कम है लेकिन केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है, इसलिए इसे अर्धसंघीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धसंघीय कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है निम्नलिखित में से? साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक राज्य को किस में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अनुच्छेद नहीं है, भाग है। आपको बताना नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों? ध्यान दें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई निम्नलिखित में से? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई साथियों? तो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में हुई थी। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1950 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी कब हुई थी? 26 जनवरी, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ हुई थी। कब हुई थी? संविधान लागू होने के बाद हुई थी। किसकी हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों? ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न साथियों ध्यान दें, संसद ने किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता निम्नलिखित में से? संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता निम्नलिखित में से? तो साथियों संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा के, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा की संसद को भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? चलिए समझते हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है? एक राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा क्या है निम्नलिखित में से? साथियों कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा क्या है। तो साथियों भारतीय जो संविधान है उसकी जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? तो हिंदी और अंग्रेजी है। क्या है? हिंदी और अंग्रेजी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? हिंदी और अंग्रेजी है।
और देवनागरी भी है, याद रखिएगा। संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों को आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है निम्नलिखित में से? साथियों कई बार परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता निष्पक्ष न्याय हेतु के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? निष्पक्ष न्याय हेतु, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निष्पक्ष न्याय हेतु न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। तो साथियों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता निष्पक्ष न्याय, लोकतंत्र की रक्षा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान किस विचारधारा पर आधारित है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारतीय जो संविधान है वो किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद। जो भारतीय संविधान है वो किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है, जिसमें सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों का संतुलन है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।